आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा 1938 ईस्वी में एक भाग प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में काव्यात्मक भाषा का प्रयोग हुआ और इसके 17 प्रकरण शामिल थे। केवल आदिकाल व भक्तिकाल 693 से 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की अवधि को ही शामिल किया गया। निर्गुण ज्ञान श्री शाखा संत काव्य ये इनकी अधूरी रचना मानी जाती है तथा निर्गुण प्रेमाश्री शाखा सूफी काव्य जिसका दूसरा भाग भी प्रकाशित नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। इसमें अभ्रन साहित्य के बड़े हिस्से को शामिल कर संधि काल शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किया। इसी से आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल कहा गया। इन्होंने स्वयंभू को, अगर आपसे ये प्रश्न आता है कि किसने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है, तो वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा होंगे। इन्होंने डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य, इन्होंने 3 पुस्तकों का प्रकाशन किया था, जिसमें है हिंदी साहित्य की भूमिका जो कि 1940 ईस्वी। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी। आगे है हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये दोनों एक ही वर्ष में प्रकाशित हुए हैं। इन्होंने कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा। आचार्य द्विवेदी को इतिहास के परंपरा के विकास के रूप में व्याख्यात करते थे। इन्होंने विश्व भारती के गैर हिंदी भाषा साहित्य जिज्ञासुओं को हिंदी साहित्य से परिचित करवाने हेतु जो व्याख्यान दिए थे, उन्हें ही संशोधित परिवर्तित कर हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ तैयार किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल का स्वरूप निर्धारण, भक्तिकाल के उदय की पृष्ठभूमि, पूर्ववर्ती सिद्धांतों से भक्तिकालीन संत काव्य धारा का संबंध, उद्घाटन, हिंदी सूफी काव्य का आधार संस्कृत, प्राकृतिक अभ्रंश की काव्य परंपराओं को मानना आदि उनके साहित्य इतिहासकार के रूप में उपलब्धियां हैं। आचार्य द्विवेदी वो प्रथम इतिहासकार हैं जिन्होंने रामचंद्र शुक्ल की अनेक मान्यताओं, धारणाओं एवं पुख्ता प्रमाणों के आधार पर खंडन किया और अपनी मान्यताएं स्थापित की। ये लाइन ध्यान देने योग्य बात है कि आचार्य द्विवेदी जो थे, उन्होंने जो भी उनको बातें सही लगी उन्होंने पुख्ता सबूत दिए थे, जिसकी वजह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कई सारी मान्यताएं जो थी वो खंडित करके उन्होंने अपना एक मत प्रस्तुत किया सभी के सामने। आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य को इस्लाम प्रवेश की प्रतिक्रिया या हारी हुई जाति की कुंठा के रूप में न देखकर उसे पूर्ववर्ती परंपरा के सहज विकास के रूप में देखा या माना। उन्होंने ये साफ साफ बोल दिया कि जैसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये माना जाता था कि जो भक्ति काल का उदय है वो इस्लाम धर्म के प्रवेश के कारण जो उस समय जो की परिस्थितियाँ थी उनके कारण हुआ था, लेकिन आचार्य द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा उनका वो खंडन कर उन्होंने इस बात को स्थापित किया कि अगर ये इस्लाम धर्म का प्रवेश न होता और इतनी सारी चीज़ें परिस्थितियाँ ना भी बदलती तो हमारे जो लोग हैं वो उतना ही भक्ति में रहते, जो कि एक पूर्व की परंपरा है। ऐसा नहीं है कि वो जो भक्ति की परंपरा है वो आ गई अचानक से, नहीं, ये पूर्व से चलती है आई हुई परंपरा है, जो कि हमारे धर्म में हमारे यहाँ के लोग उसको उतना ही मानते हुए आगे लेके जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी जी ने आदिकाल की उन कृतियों, जैन मुनियों, सिद्धों, नाथों के साहित्य को, जिन्हें शुक्ल जी ने सांप्रदायिक कहकर, द्विवेदी जी ने आदिकाल की उन कृतियों, जैन मुनियों, सिद्धों, नाथों के साहित्य को,
जिनको शुक्ल जी ने सांप्रदायिक कहकर उपेक्षा की थी, उसके प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए उनकी साहित्यिकता को समर्थन किया तथा जिन चीज़ों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक कहकर यानी धार्मिक कहकर उनको अलगा दिया था, उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनको समर्थन दिया और कहा कि इसका जो प्रभाव है ये बाकी लोगों पे भी पड़ा। जैसे कि आप कबीर की कविताओं में, दोहों में देख सकते हैं कि साफ साफ सिद्धों और नाथों का प्रभाव उन पे पड़ा था। हिंदी साहित्य के प्रथम चरण को आदिकाल नाम दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है कि वीर गाथा काल को किसने आदिकाल नाम दिया था। आगे बढ़ते हैं। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इन्होंने सिद्धों और नाथों का वर्णन करके कबीर पर उनका प्रभाव दिखाया। उनके अनुसार भक्तिकाल हिंदी संत काव्य पूर्ववर्ती नाथ सिद्ध साहित्य का सहज विकसित रूप है। ये हिंदी सूफी काव्य को भी संस्कृत, प्राकृतिक व अपभ्रंश की काव्य परंपरा पर आधारित मानते हैं। नेक्स्ट है, कबीरदास की काव्य प्रतिभा को द्विवेदी जी ने उजागर करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। कबीरदास के दोहों को और कबीरदास को आज हम लोग जितना भी जानते हैं वो द्विवेदी जी के द्वारा ही, उनके द्वारा ही ये संभव हो सका है। आगे बढ़ते हैं। इन्हें आचार्य शुक्ल के इतिहास का पूरक भी कहा जाता है। ये माना जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जितनी भी कमियां या फिर जो कुछ भी चीज़ें छूट गई थी वो सारी चीज़ें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा पूर्ण की गई है, इसलिए इनको पूरक भी माना गया है या कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये गणपति चंद्र गुप्त द्वारा 1965 ईस्वी में 2 खंडों में लिखी गई। फिर है, संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालखंडों में विभक्त किया गया। गणपति चंद्र गुप्त द्वारा 3 कालखंडों में हिंदी साहित्य को विभक्त किया गया है। पहला है प्रारंभिक या शून्य काल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल। इसमें साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करते हुए उसके आलोक में हिंदी साहित्य नूतन व्याख्या प्रस्तुत करने की चेष्टा की। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। ये हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र तथा डॉक्टर हरदयाल द्वारा रचित है, जो कि 1973 ईस्वी में इसको लिखा गया है। डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में 26 विद्वानों के सहयोग से ये बृहद ग्रंथ रचा गया। प्रत्येक काल व उससे जुड़े रचनाओं के रचनाकारों की पर सरल भाषा में वो अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक एवं व्यवस्थित सामग्री प्रस्तुत की गई। अब आगे है और लास्ट है हमारा अंतिम, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा 1986 में संपादित किया गया। इस पुस्तक को रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के ऊपर व्यास सम्मान भी प्राप्त हुआ है। इन्होंने शुक्ल जी के युगीन दृष्टिकोण और द्विवेदी जी के परंपरावादी दृष्टिकोण में परस्पर संबंध बनाते हुए लिखा है। यानी इन्होंने दोनों का समन्वय करके शुक्ल जी के दृष्टिकोण और द्विवेदी जी के दृष्टिकोण, उन दोनों को समन्वित करके इन्होंने जो पुस्तक की रचना की, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये अधिक प्रामाणिक माना जा सकता है, जो कि जिसके लिए इनको व्यास सम्मान भी प्राप्त हुआ है।